हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य आरएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और स्वागत है आप सभी का प्रधानमंत्री सीरीज़ में। भारत के प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में किए गए विभिन्न और प्रमुख कार्यों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बारे में और उनके कार्यकाल में जो प्रमुख कार्य हुए, जो अचीवमेंट्स रही हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। 2014 के आम चुनाव में बीजेपी या कहें एनडीए के जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे वो थे नरेंद्र मोदी, और 2014 में जनता ने उनको मैंडेट दिया, उनको बहुमत दिया, और तब से लेकर अब तक वो अपने लगभग 9 साल प्रधानमंत्री के पद पर पूरे कर चुके हैं। एक फुल टर्म और दूसरा जो टर्म है उसके 4 साल पूरे हो गए हैं और 2024 में वो अपना दूसरा कार्यकाल भी पूरा कर लेंगे। तो 26 मई 2014 से आज तक ये प्रधानमंत्री पद पर बने हुए हैं। कुछ खास बातें इनके बारे में कि ये पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने दूसरी टर्म पर एज ए प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू किया है। इनकी सरकार को या कहें जिस पार्टी से आते हैं बीजेपी, उसको पूर्ण बहुमत देकर भारत की जनता ने प्रधानमंत्री पद पर बिठाया है। और साथ ही इनकी एक खास बात है कि कांग्रेस के बाहर लगातार 2 टर्म पर पूरी बहुमत के साथ में आने वाले जो प्रधानमंत्री हैं वो भी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इनके कार्यों की हम चर्चा करें तो उसमें एक प्रमुख कार्य है जो अर्स्टवाइल या पुराना प्लानिंग कमीशन था या योजना आयोग था, उसके जगह पर एक नया कमीशन या एक नया आयोग बनाया गया, नीति आयोग। 2014 में इस पर कार्य शुरू हो गया था और 2015 में ये पूरी तरह से अस्तित्व में आ गया। तो नीति का अर्थ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये बेसिकली एक थिंक टैंक है और इसमें केंद्र के साथ साथ राज्य जो हैं उनकी भी भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है। तो ये तमाम तरीके से जो भारत के राज्य हैं और भारत देश है उसके अंदर विकास को कैसे बढ़ाया जाए, राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को लाकर कैसे उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में एक कॉम्पिटिटिव या एक प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था में लाकर और उनके कार्य को तेजी दी जाए। तो ये कार्य नीति आयोग करता है और इसमें राज्यों की भी एक अच्छी भागीदारी है। उसके बाद एक प्रमुख कार्य जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में एक तरह से शुरू किया गया वो था प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसमें बहुत ही लार्ज स्केल पर जनता को बैंकिंग व्यवस्था से या कहें संगठित जो बैंकिंग क्षेत्र है उससे जोड़ा गया, उनका खाता खोला गया और ये एक विश्व रिकॉर्ड बन चुका है कि आज की डेट तक हम देखें 2023 तक तो लगभग 47 करोड़ बैंक के खाते खोले जा चुके हैं और इन खातों का इस्तेमाल किया गया तमाम जो स्कीम्स हैं, सरकार की योजनाएं हैं, उसके माध्यम से जो लाभ, खास करके जो कैश बेनिफिट्स हैं, वो जनता को सीधे उनके खाते में उनके पास पहुंचाए जाते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से। और एक जो जनधन आधार और मोबाइल जैम जिसे कहा जाता है, तो इन तीनों को आपस में जोड़कर और पारदर्शिता के साथ में जो लाभ है उसे लाभार्थी तक पहुंचाया जाना। एक और जो प्रमुख आकर्षण है इनके कार्यकाल के दौरान वो है स्वच्छ भारत अभियान, यानी कि भारत को एक स्वच्छ देश के रूप में खड़ा करना। और ये शुरू किया गया 2014 में जब महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती मना रहा था देश, तो उसी को थीम बनाते हुए स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर, ये एक मिशन, एक अभियान के रूप में लाया गया। भारत में इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन के साथ साथ जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है जिसमें हम उत्पादन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसे गति देने के लिए मेक इन इंडिया ये एक इनिशिएटिव सरकार के द्वारा लिया गया और इसमें लोगों को या कहें विश्व के लोगों को इनवाइट किया गया, उन्हें भारत में आकर अपनी जो औद्योगिक क्रियाकलाप हैं उन्हें करने के लिए एक इनविटेशन की तौर पर ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया ताकि भारत में वे आएँ और उत्पादन करें, ताकि भारत की जो क्षमता है वो बढ़ सके, भारत में अत्यधिक उत्पादन हो जिससे कि रोज़गार बढ़ें और अर्थव्यवस्था
एक बेहतर तरीके से काम कर सके। इसके बाद भारत की सॉफ्ट पावर का एक नमूना देखने को मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है वहाँ पर एक प्रस्ताव रखा कि 21 जून को इंटरनेशनल योग दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। और 21 जून ही क्यों? तो 21 जून जो होता है वो समर सॉल्स्टिस इसे हम कहते हैं, ये सबसे लंबा दिन होता है। सूर्य इस दिन जो कर्क रेखा है उस पर सीधा चमकता है। तो इस दिन को योग दिवस और योग की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में जागरूकता फैलेगी। और योग चूंकि भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है, तो इसको विश्व में एक पहचान मिलेगी और ज़्यादा इसके बारे में जागरूकता आएगी और लोगों को लाभ होगा। तो भारत की जो सॉफ्ट पावर है वो इससे सामने आई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके माध्यम से भारत में जो लिंगानुपात है उसे बेहतर करने के लिए और साथ ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके बाद मोदी सरकार का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम डिजिटल इंडिया, जिसके माध्यम से भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को डिजिटली प्रदान करना, लोगों को डिजिटली लिटरेट करना और तमाम जो जीवन के एस्पेक्ट्स होते हैं उन्हें डिजिटल माध्यम से जोड़कर और एक बेहतर गवर्नेंस को पेश करना, ये डिजिटल इंडिया का लक्ष्य है। और इसमें आज आप देखते हैं ई लर्निंग, ई बैंकिंग, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई कॉमर्स, लगभग हर क्षेत्र में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल जो माध्यम है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। आज भी हम ये डिजिटल माध्यम से ही जुड़े हुए हैं और ई लर्निंग को कर रहे हैं। तो भारत तो लोगों को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं उसके लिए एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, ताकि उसके माध्यम से जो सेवाएं हैं, सुविधाएं हैं, उसकी रीच बढ़ सके और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उससे जोड़ा जा सके। उसके बाद इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए और लोगों को सेल्फ रिलायंट बनने के लिए, लोग अपना कार्य कर सकें। इसमें मोदी जी कहते हैं कि युवा जो हो वो नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। तो स्टार्टअप इंडिया ये एक कार्यक्रम शुरू किया गया जिसके माध्यम से एक इकोसिस्टम भारत में पैदा किया गया और लोग जो हैं वो अपने आइडियाज़ और जो इनोवेशन हैं उसका इस्तेमाल करके जो ह्यूमन नीड्स हैं या वर्तमान में जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसे एक बहुत ही नए विचार के माध्यम से पूरा कर सकें। स्टार्टअप का यही रोल होता है कि जो ह्यूमन नीड्स हैं उन्हें एक इनोवेटिव तरीके से और डिजिटल माध्यम से का इस्तेमाल करते हुए पूरा किया जाए। उसके बाद जो एक बहुत ही पॉपुलर और गेम चेंजर जिसे हम कह सकते हैं कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो आप फ़ोन पे, भीम, पेटीएम, जीपे ये सब जो इस्तेमाल करते हैं और ये कितने पॉपुलर हैं आज, ये किसी से छुपा नहीं है। तो इसकी जो शुरुआत हुई ये फिर से हम देखते हैं कि एक डिजिटल इंडिया का ही एक एक्सटेंशन था और जो पेमेंट सिस्टम है उसका पूरा तरीका ही बदल गया। आज कैश को कैरी करने की ज़रूरत ख़त्म हो गई है। लोग मोबाइल के माध्यम से कहीं पे भी पेमेंट कर सकते हैं, ख़रीदारी कर सकते हैं और तमाम जो सुविधाएं हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। तो ये एक रिमार्केबल कार्य था। उसके बाद जो एक काम किया गया 2016 में, 8 नवंबर 2016 ये वो दिन था जिस दिन नोटबंदी या डीमोनेटाइजेशन का एक कदम उठाया गया और जनता एकदम से समझ नहीं पाई कि ये हुआ क्या। तो इसमें 500 और 1000 के नोट जो थे वो बंद कर दिए गए और सरकार का ऐसा मानना था कि बड़ी संख्या में जो काला धन है वो अर्थव्यवस्था से बाहर हो जाएगा और इसके साथ जो कई समानांतर अर्थव्यवस्थाएं चल रही हैं उसे भी रोका जाएगा। तो ये एक बड़ा काम जो अक्सर लोग इस पर चर्चा करते हैं, सरकार शायद उस पर इतना चर्चा नहीं करती है, लेकिन अभी भी ये लोगों के जहन में उनकी जो अनुभव हैं वो ताज़ा बने हुए हैं। इसके बाद 2017 में एक और काम किया गया। 1924 से जो एक परंपरा चली आ रही थी कि आम बजट और रेलवे बजट को अलग अलग पेश किया जाता था, लेकिन 2017 में इस जो परंपरा है उसे ख़त्म करके रेल बजट और आम बजट को मिला दिया गया, मर्ज कर दिया गया। इसके बाद जो एक बड़ा कार्य किया गया मोदी सरकार के द्वारा, हालांकि इस पे काम तो 2003 से भी पहले से चल रहा था कि एक टैक्स की या भारत में एक टैक्स सिस्टम की चर्चा चल रही थी कि किस तरह से अभी तक जो
अलग अलग समय पर जो टैक्स सुधार हुए हैं, कर सुधार हुए हैं, उन्हें किस तरह से कंसोलिडेट किया जाए, उन्हें किस तरह से सिंप्लीफाई करके एक ऐसी टैक्स व्यवस्था बनाई जाए जिसमें कम से कम कन्फ्यूजन हो और वो सीधी हो, सरल हो, आम हो, लोगों के समझ में आए और सरकार के लिए भी आसान हो। जो कर है उसका कलेक्शन, कर का कलेक्शन से लेकर पूरी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसे कैसे आसान बनाया जाए, क्योंकि आज़ाद होने के बाद भारत में अलग अलग समय पर अलग अलग जो ज़रूरतें थी उसके अनुसार करों को लगाया गया और जो पूरी कर व्यवस्था है वो बिखरी हुई थी। उसमें कहीं पर किसी तरह की रुकावटें थीं और कई सारे टेक्निकल इशू थे, कैस्केडिंग इफेक्ट था, कर के ऊपर कर लग रहा था जो कि एप्रोप्रिएट नहीं था। तो जीएसटी लाकर इस समस्या को कहीं ना कहीं सुलझाने की कोशिश की गई और ये कई सारे जो इनडायरेक्ट टैक्स थे उसे जीएसटी में शामिल कर लिया गया। हालांकि आज भी कुछ ऐसे टैक्स हैं जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जो वैट लगता है और शराब है, लिक्कर है, इसके ऊपर जो टैक्स लगता है अभी उसको जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन समय के साथ उनको भी शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन एक व्यवस्था बनाई गई, वन नेशन वन टैक्स को आधार बनाकर एक व्यवस्था कायम की गई और टैक्स कंसोलिडेशन का प्रयास किया गया। टैक्स की व्यवस्था को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की गई। तो इस पर प्रयास जारी हैं और ये एक नया कर का ढांचा जो भारत में वन नेशन वन टैक्स की को आधार बनाकर शुरू किया गया था वो चल रहा है। इसके बाद एक सामाजिक प्रयास कहें या महिलाओं की जो स्थिति है उसे बेहतर करने का प्रयास किया गया कि मुस्लिम कम्युनिटी में जो इंस्टेंट 3 तलाक है उसे क्रिमिनलाइज किया गया, उसे रोका गया और उसके लिए एक कानून बनाया गया कि जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक होगा उस पर पूरी तरह से रोक लगाई जाती है। उसके बाद जो एक बड़ा सिग्निफिकेंट और कह सकते हैं बहुत ही भारी जिसे कहेंगे फैसला लिया गया कि जम्मू कश्मीर को जो एक विशेष दर्जा मिला हुआ था भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 के तहत उसे खत्म कर दिया गया। 6 अगस्त 2019 को भारत की संसद में हमारे जो गृह मंत्री हैं वो एक आइडिया को प्रेजेंट करते हैं कि जम्मू कश्मीर जो राज्य है उसका विशेष दर्जा अब खत्म माना जाएगा और साथ ही उसका राज्य का दर्जा भी खत्म कर दिया गया। इस वक्त जो जम्मू कश्मीर है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन जल्दी ही ये कोशिश हो रही है कि वो एक पूर्ण राज्य के रूप में सामने आए। तो ये एक बड़ी घटना थी, इस पर बहुत चर्चाएं चलती थी और ऐसा माना जा रहा था कि शायद ये 370 जो विशेष दर्जा दिया जाता है जिसके माध्यम से जम्मू कश्मीर को ये कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बिल्कुल सरप्राइज़ करते हुए 2019 में जो विशेष दर्जा था उसे ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद जो एक बड़ा बदलाव शिक्षा व्यवस्था में किया गया मोदी सरकार के द्वारा वो था न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई थी और जिसे धीरे धीरे करके लागू किया जा रहा है। तो इस पॉलिसी के माध्यम से शिक्षा को और ज़्यादा इंक्लूसिव, फ्लेक्सिबल और वर्तमान समय के अनुसार एक रेलेवेंसी जिसकी प्रासंगिकता हो, जनता की, लोगों की जो ज़रूरतें हैं उसे ध्यान में रखते हुए और जो बाज़ार है, जो अर्थव्यवस्था है उसकी भी मांग को पूरा करने के लिए एक शिक्षा व्यवस्था में बदलाव किया गया और नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई। इसके बाद एक बड़ा बदलाव होता है लेबर लॉज में, जो श्रम कानून हैं उसके अंदर वर्तमान सरकार, मोदी सरकार एक बदलाव करती है और आज़ादी के बाद जो लेबर लॉज थे वो काफ़ी फ्रेगमेंटेड थे, काफ़ी बिखरे हुए थे। केंद्र के कानून अलग थे, राज्यों के कानून अलग थे, उसमें बहुत सारे टकराव थे और बहुत सारा कन्फ्यूजन था, बहुत सारे ग्रे एरियाज़ थे जिससे कई बार समस्या का समाधान कैसे होगा, किसके पास जाना है, किसका क्षेत्र अधिकार है, इस तरह के कई मामले थे जो श्रमिकों के हित में नहीं थे। तो उन्हीं लेबर लॉज को कंसोलिडेशन किया गया और सिंप्लीफिकेशन किया गया और 4 कोड्स बनाए गए। एक था कोड ऑन वेजेस, एक था कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। तो श्रमिकों के जो अधिकार हैं, उन्हें जो मजदूरी मिलेगी, विवाद की स्थिति में कौन मामला सुलझाएगा, इन सब बातों को एक
बेहतर रूप दिया गया और श्रमिकों के हित को ध्यान में रखते हुए एक लेबर कोड बनाया गया। तो ये आज़ादी के बाद लेबर लॉज में एक बड़ा रिफॉर्म था जो 2020 में मोदी सरकार लेकर आती है। उसके बाद भारत को सेल्फ रिलायंट या आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक विज़न पेश किया गया कि कैसे हम भारत को और अधिक मजबूती दे सकते हैं, कैसे भारत को और भारत की अर्थव्यवस्था को हम ऊपर उठा सकते हैं। तो इसमें वोकल फॉर लोकल, मतलब जो लोकल प्रोडक्शन होता है, लोकल जो हमारे उत्पादक हैं उनके प्रोडक्ट्स को कैसे बढ़ावा मिले, और जो तकनीकी बदलाव हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही वेल प्लान्ड और भारत की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये प्लान सामने लाया गया जिसका नाम था आत्मनिर्भर भारत। उसके बाद वंस इन ए सेंचुरी हमने एक प्रॉब्लम को फेस किया, वो था कोविड-19 या कोरोना। आप सब जानते हैं कि कोरोना में ज़िंदगी किस तरह से बेपटरी हो गई थी, और इसी दौरान सरकारों का रोल बढ़ जाता है, क्योंकि सरकारों के लिए भी ये एक सरप्राइज़ एलिमेंट होता है। उन्हें भी इस बात का अंदेशा या जानकारी नहीं होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर उतना तैयार नहीं होता है कि इतनी बड़ी समस्या से कैसे निपटा जाए। तो इसमें सरकारों ने अपने अपने स्तर पर प्रयास किए, और कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान देने वाली हैं। जैसे भारत ने बहुत जल्दी एक वैक्सीन बनाई जो कि पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन थी, जिसे कोवैक्सीन कहते हैं, जो भारत बायोटेक ने बनाई थी। और उसके बाद जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला, अभी तक का दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत में चलाया गया। और न केवल भारत में वैक्सीन अवेलेबल की गई, वैक्सीन का एक्सपोर्ट भी किया गया दूसरे देशों को, अफ्रीकन कंट्रीज़ हों चाहे साउथ एशियन कंट्रीज़ हों, उन्हें भी वैक्सीन उपलब्ध कराई गई। उसके बाद आप जानते हैं कि भारत जो है एक बहुत बड़ा ड्रग प्रोड्यूसर है, दवाइयाँ यहाँ पर बनती हैं और दूसरे देशों को निर्यात की जाती हैं, और साथ ही हमने वैक्सीन का भी एक्सपोर्ट किया। तो कोविड-19 क्राइसिस में भी जो सरकार का प्रयास था, उसने इस क्राइसिस से उबरने के लिए एक कोशिश की और हम इससे बाहर आ पाए हैं। किसी भी देश की प्रगति को सुनिश्चित करता है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। तमाम तरीके से जो रोड्स हैं, हाईवेज़ हैं, रेलवेज़ हैं, वाटरवेज़ हैं, एयरपोर्ट्स हैं, या जो जितने भी ट्रांसपोर्ट के माध्यम होते हैं, उसके माध्यम से उनका बेहतर होना और तो इन्हीं सभी को बेहतर बनाने के लिए कुछ प्रयास किए गए, जैसे नेशनल वाटरवेज़। भारत में जो अलग अलग नदियां हैं उनका इस्तेमाल हम कैसे ट्रांसपोर्ट के माध्यम के रूप में कर सकें, इसलिए इस तरह के वाटरवेज़ की खोज करना और उन्हें उन्हें डेवलप करना, ये प्रयास था नेशनल वाटरवेज़ का। फिर भारतमाला एक प्रोजेक्ट है जो भारत के बड़े बड़े जो महानगर हैं वहाँ पर रोड्स का एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जाए कि वे सब आपस में बेहतर तरीके से जुड़ सकें। फिर एक सागरमाला प्रोजेक्ट है जिसमें जो पोर्ट्स हैं, जो बड़े बड़े पोर्ट्स हैं और नए पोर्ट्सों का भी विकास किया जाए। फिर रेलवेज़ में हम देखते हैं कि बुलेट ट्रेन पर कार्य चल रहा है। भारत की एक सेमी हाई स्पीड जो रेल है वंदे भारत, वो भी शुरू की गई है और नए एयरपोर्ट्स की भी स्थापना की जा रही है। आगे एक बड़ी उपलब्धि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमें देखने को मिली, जिसमें DRDO जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने मिशन शक्ति के तहत एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल लोअर अर्थ ऑर्बिट में लगभग 300 किलोमीटर के दायरे में एक टेस्ट किया और एक सैटेलाइट को मार गिराया गया। तो भारत चौथा ऐसा देश बना जिसके पास इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी मौजूद है। और ये जो पूरा प्रयास था, ये हमारे घरेलू साइंटिस्ट और घरेलू जो संस्था थे उनका एक प्रयास था। तो इसके माध्यम से हमने जो स्पेस है, जो आउटर स्पेस है, वहाँ पर भी एक क्षमता विकसित करने की कोशिश की गई। उसके बाद हम बढ़ते हैं फॉरेन पॉलिसी के मामले में। तो फॉरेन पॉलिसी या किसी भी देश की जो विदेश नीति होती है, वो देश के हितों को विश्व स्तर पर किस तरह से सुनिश्चित किया जाए, उसका एक प्रयास होती है। तो मोदी सरकार में जो विदेश नीति है वो आइडियलिज्म से प्रैग्मेटिज्म यानी आदर्शवाद से एक व्यवहारिक जो रुख होता है उसकी तरफ बढ़ती हुई नज़र आती है। इसमें भारत ने कई मुद्दों पर इंडिपेंडेंट स्टैंड लिया है,
जैसे अभी हाल ही में जो रशिया यूक्रेन जो युद्ध चल रहा था, उसमें भारत ने किसी भी पक्ष को ज्वाइन करने से मना कर दिया। जैसे विश्व के जो ज़्यादातर देश थे वो रशिया के खिलाफ हो गए और यूक्रेन के पीछे जाकर खड़े हो गए। लेकिन भारत ने कहा कि इस मामले को बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए और भारत ने अपने जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन हैं वो दोनों ही देशों से कायम रखे और किसी भी तरह का एक जल्दबाजी और उतावलापन नहीं दिखाया। तो ये मैच्योरिटी दिखाता है भारत की विदेश नीति का। उसके बाद जो इज़राइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो एक टकराव की स्थिति बनी, वहाँ पर भी भारत ने एक अपना खुद के हितों को ध्यान में रखते हुए, अपने देश के जो मामले हैं, अपने देश के की जो प्रायोरिटीज़ हैं, उनको ध्यान में रखते हुए एक मैच्योर रुख अपनाया और किसी भी तरह के जो पॉपुलर या प्रचलित धारा को ज्वाइन करने से मना किया। उसके बाद जो पीवी नरसिम्हा राव की लुक ईस्ट पॉलिसी थी, उसको व्यवहारिक रूप देते हुए एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाई गई और जो साउथ एशिया के जो देश हैं उनके साथ और जो पूर्वी देश हैं उनके साथ भारत ने और अपने जो संबंध है उसमें एक तेजी लाकर नया उदाहरण पेश किया। मिलिट्री रिफॉर्म्स में हम देख लेते हैं कुछ बड़ी जो बातें हुई हैं मोदी सरकार के कार्यकाल में। एक जो बड़ी सुधार या कह सकते हो योजना अग्निपथ, जिसके माध्यम से अग्निवीरों को मौका दिया जाएगा, जिस पर कुछ समय के लिए काफ़ी विरोध और प्रदर्शन भी हुए, लेकिन अब ये योजना चल रही है। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन, जितने भी तरह के इक्विपमेंट्स हैं, हथियार हैं, उन्हें खरीदना और जो आधुनिक ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करना और सेना की जो आधुनिक क्षमता है उसे बनाना, ये सब जो मिलिट्री रिफॉर्म्स थे ये मोदी सरकार में किए गए हैं। 1 रैंक 1 पेंशन को भी इसमें एक अमली जामा पहनाया गया और जो बहुत काफ़ी समय से जो मांग उठ रही थी, जो पूर्व सैनिक थे कि उन्हें 1 रैंक 1 पेंशन दी जाए, तो उसे भी कहीं ना कहीं प्राप्त करने की कोशिश की गई है। उसके बाद एक नया पद सृजित किया गया, CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसके माध्यम से जो तीनों सेना की जो विंग्स हैं, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, किस तरीके से इन्हें कार्य करने के लिए सक्षम बनाया जाए और तीनों के साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाया जाए। जो CDS पद होगा वो तीनों सेनाओं के बिहाफ पे सरकार से टॉक्स करेंगे और उन्हें सलाह देंगे और जो भी सरकार की तरफ से निर्णय आते हैं, उन्हें डायरेक्शन दी जाती है, वो तेज़ी के साथ चैनलाइज हो सके। इसके लिए CDS पद का गठन किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बनाया गया और जो हमारी सीमाएं हैं, खासकर जो अरुणाचल प्रदेश है या चीन के साथ जो हमारी एक लंबी सीमा लगती है, वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रोड्स वगैरह का निर्माण, ताकि जो मिलिट्री है, आर्मी है, उसकी मोबिलिटी को बढ़ाया जा सके और समय पड़ने पर तेज़ी के साथ सेना गति कर सके और जहाँ उन्हें पहुँचना है वहाँ जल्दी और कम समय में पहुँच सके। तो उस पर एक काफ़ी काम मोदी सरकार के कार्यकाल में किया गया। इसके बाद हम देख लेते हैं एनवायरनमेंट और अर्थ को लेकर जो एक गंभीरता है वो इस सरकार में देखने को मिलती है। पेरिस एग्रीमेंट जो 2015-16 में आया था सामने, उसमें भारत ने अपनी प्रतिबद्धता को सामने रखा और कार्बन एमिशन को कम करने के लिए पूरी रुचि दिखाई। उसी प्रयास में इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है, इस बात का प्रपोज़ल भारत की तरफ से रखा गया और इसका गठन भी किया गया और आज लगभग 120 से ज़्यादा देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हिस्से हैं और जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसका इस्तेमाल करने की तरफ रुचि दिखा रहे हैं। फिर एक सॉइल हेल्थ कार्ड जो एक स्कीम थी कि चूँकि हमारे देश में कृषि एक बहुत बड़े क्षेत्र को, बड़े संख्या में लोगों को रोज़गार देता है, तो विभिन्न फसलों के जो उत्पादन होते हैं उसमें जो भूमि है उसमें किस फर्टिलाइज़र की, केमिकल की या तत्व की कमी है, उसे ही केवल पूरा किया जाए। तो उसके लिए एक सॉइल हेल्थ कार्ड करके एक स्कीम लाई गई, जिसमें सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसके अंदर किस चीज़ की कमी, किस पोषक तत्व की कमी है, उसका पता लगाकर केवल उसी पोषक तत्व की पूर्ति की जाए। अननेसेसरी दूसरी चीज़ें जो उसमें ऑलरेडी हैं उसे ज़्यादा इस्तेमाल करने से बचा जाए। तो ये कुछ बड़े कार्य और अचीवमेंट्स हम कहें मोदी सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में किए गए। अभी तक उनका जो कार्यकाल रहा लगभग 9 साल का और अगले साल वो 2 कार्यकाल
प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए पूरा कर लेंगे। तो ये कुछ बातें थी जो प्रधानमंत्री सीरीज़ में हमने बातें की, जो भारत की आज़ादी से लेकर आज तक जो प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। उम्मीद है आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। हम ऐसे ही आगे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करते रहेंगे। धन्यवाद।